गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास का ये दूसरा लेक्चर है वाटर रिसोर्स का। तो वाटर रिसोर्स में हम पढ़ चुके हैं वाटर की स्कैनिटी और भरपूर मात्रा में जल भी है, फ्रेश वाटर की कमी है, क्यों कमी है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि हम ओवरहेड इसका प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इस वजह से कमी है। थोड़े बहुत डाटा भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इस लेसन की दूसरी हेडिंग रहेगी हमारी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदीय प्रोजेक्ट और साथ में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और किस तरह से हम पानी के एकीकृत करके उसके मैनेजमेंट को जोर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा रिवर प्रोजेक्ट पर। रिवर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं और शुरू से हम पढ़ेंगे इसको, लाइन से लाइन आप पढ़ेंगे जब आपको ये अच्छी तरह से लेसन समझ में आएगा। तो जब हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, ठीक है, तो एंशियंट टाइम में भी हम वाटर का रिसोर्स का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि पानी तो सदा से प्रयोग होता है, तो उसका मैनेजमेंट भी होता था। पहले भी वाटर मैनेजमेंट होता था। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत सारे एंशियंट टाइम के रिकॉर्ड मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहले भी जो है क्या किया जाता था, वाटर का मैनेजमेंट किया जाता था। लेकिन कैसे होता है वो देखिए आप। तीन तरह से वाटर के मैनेजमेंट के सबूत हमें एंशियंट टाइम में मिलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट में क्या होता था, डैम स्प्लिट, यानी कि बांध बनाए जाते थे विद स्टोन रबल, ठीक है। पत्थरों को बांध की तरह प्रयोग किया जाता था, पत्थरों से बांध बनाए जाते थे, पानी को रोकने की कोशिश की जाती थी। यानी कि हमारे पास इतनी टेक्निकल व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी बांध बनाने की कोशिश की जाती थी, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है कि जो एंशियंट टाइम है उसमें केवल वाटर का जो मैनेजमेंट है वो केवल इरिगेशन के लिए होता था, ये याद रखना। इरिगेशन इन फील्ड्स, यानी खेतों में इरिगेशन के लिए सिर्फ मैनेजमेंट किया जाता था वाटर का, पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या होता था, रिजर्वेरियर और लेक्स बनाई जाती थी, और लेक्स यानी कि हमें झीलों के उदाहरण भी मिलते हैं कि झीलें उस समय में भी हुआ करती थी और ये भी एक वाटर मैनेजमेंट के रूप में काम आती हैं। एम्बैकमेंट और साथ में कैनल्स भी बनाई जाती थी। एम्बैकमेंट और कैनल्स यानी कि नहरों के भी हमें सबूत मिलते हैं। यानी कि एंशियंट टाइम में अगर वी कॉल दैट कहें दे कि डैम्स बनाए जाते थे स्टोन से, पत्थरों से, रिजर्वेरियर और झीलें और जलाशय बनाए जाते थे, एम्बैकमेंट और कैनल नहरें बनाई जाती थी। लेकिन इन सब का जो लक्ष्य होता था वो केवल होता है इरिगेशन इन फील्ड, खेतों में सिंचाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें डैम का जो है यानी कि बांध बनाने का और झील बनाने, सुदर्शन झील को बनाने के नमूने मिलते हैं। हमें पता चलता है कि उसका एक गवर्नर था और उसने सुदर्शन झील बनवाई थी। इसी तरह कैनाल्स भी बहुत सारे राजाओं ने बनवाई थी। जैसे अगर मैं बात करूं मेडिवल टाइम में फिरोज शाह तुगलक, जिसने बहुत सारी नहरें बनवाई थी। तो हम टोटल ऑल ओवर ये बात कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भी वाटर मैनेजमेंट होता था, लेकिन वाटर मैनेजमेंट का केवल लक्ष्य होता था इरिगेशन इन फील्ड्स, इतने तक वो सीमित थे। और ये थोड़े से टेक्निकल रूप से थोड़े से कमजोर हुआ करते थे उस समय के रिसोर्स। लेकिन समय के साथ साथ अब भी जो है रिवर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट अब बनाए जाते हैं। अब जो रिवर प्रोजेक्ट हैं उनको हम डैम प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी कि बांध प्रोजेक्ट, यानी कि बांध प्रोजेक्ट हम बोलते हैं इनको। इनको आजकल मल्टीपर्पज बोला जाता है। मल्टीपर्पज का मतलब है जिसका एक से अधिक पर्पज हो, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। बहुत सारे उद्देश्य पूरे करने के लिए आज बांध बनाए जाते हैं। डैम्स तो मैं बता रहा हूं कि पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन आज डैम्स का बहुत ज्यादा अलग तरह से प्रयोग होता है। इवन अगर बात करें हम, बट टुडे वी यूज दैट, जिसमें आज उसका प्रयोग होता है। तो इरिगेशन तो है ही है, ठीक है। इरिगेशन तो पहले भी था और अब भी शामिल है। दूसरा आज यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो यानी पानी से बिजली बनाने के लिए प्रयोग होता है। तीसरा आजकल डैम्स का यूज जो है
डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर के लिए होता है। इंडस्ट्रियल जो वाटर है उसका भी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? डैम्स के द्वारा। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फ्लड कंट्रोल के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इनका प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी इनका प्रयोग होता है। एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और इनलैंड नेविगेशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन, इसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। और इसके अलावा 7 नंबर पे अगर हम मान लें तो फिश ब्रीडिंग यानी कि मछली पालन के लिए भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए आप, पहले मैंने जब शुरू में आपको बताया कि डैम, शुरू में डैम बताए तो वो केवल किस लिए थे? इरिगेशन के लिए। लेकिन अब प्रेजेंट में जो रिवर प्रोजेक्ट हैं, डैम प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए हमने 7 ये लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। तो इसका मतलब हो गया ये, अब ये मल्टीपर्पज हैं, बहुउद्देशीय हैं। इनका लक्ष्य होता है एक चीज को बना करके कई उद्देश्यों को पूरा करना। तो इसीलिए इनको मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्योंकि इनके उद्देश्य बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से जो है इनका प्रयोग होता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें इनके प्रयोग की, तो देखिए 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक है सतलुज व्यास रिवर, सतलुज और व्यास, ये 2 रिवर हैं। इन रिवर पर एक परियोजना बनाई गई है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, इन पर प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसका उपयोग 2 चीजों को पूरा करने के लिए होता है। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। और दूसरा इनका प्रयोग जो है इरिगेशन के लिए होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रयोग करने के लिए और इरिगेशन के लिए। तो आपको समझ में आया, इनमें से 2 का यूज करने के लिए हमने कौन सी परियोजना बनाई? भाखड़ा नांगल परियोजना हमने बनाई। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो वो है महानदी का। महानदी पर एक परियोजना बनाई गई है हीराकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना बनाई गई है? हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। तो इस हीराकुंड परियोजना के भी 2 लक्ष्य हैं। एक तो है वाटर कंजर्व करना, वाटर को क्या करना? कंजर्व करना। और दूसरा इसका जो है फ्लड कंट्रोल है। दूसरा इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? फ्लड, बाढ़ को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज अगर कोई भी रिवर पर डैम बनाया जाता है तो उसके पीछे कम से कम 2 लक्ष्य तो जरूर होते हैं, इसीलिए इनको मल्टी रिवर प्रोजेक्ट बोला जाता है। बात समझ में आई आपको? प्राचीन समय में हम जो है वाटर का एज ए रिसोर्स प्रयोग करते आए हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट भी करते थे। कैनल्स बनाते थे, लेक्स बनवाते थे, एम्बैंकमेंट बनवाते थे, रिजर्वेरियर। उसके बाद हमने एक योजनाएं शुरू की और वो बनवाए डैम्स, जिनको हम रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। प्राचीन जो मैनेजमेंट होता था उसका लक्ष्य होता था इरिगेशन, लेकिन वर्तमान में जितने भी प्रोजेक्ट है रिवर प्रोजेक्ट, उनका एक लक्ष्य नहीं है बल्कि बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। ऐसे ही हमने 2 एग्जांपल देखे, सतलुज व्यास रिवर पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, जिसके 2 काम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन। और सेकंड नंबर का महानदी पर है जिस हीराकुंड, उसमें भी हमने 2 वो देखे। एक तो था वाटर कंजर्वेशन करना, पानी को बचाव रखना, और साथ में फ्लड कंट्रोल करना। ठीक है, अब आगे देखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद जो है ये घटना बहुत तेजी से बढ़ी है। आजादी के बाद इनका महत्व और ज्यादा फ्लो हुआ है। जो इंडिपेंडेंस है हमारी, जब से हमने गेन की है, इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक व्यक्ति हुए हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने तो यहां तक कह दिया था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा जाता है? डैम्स को कहा जाता है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को कहा जाता है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे मल्टीपर्पज से आप क्या समझते हैं, यानी कि डैम्स को बनाने के क्या लक्ष्य हैं? 3 दे देगा, इनमें से एक गलत दे देगा, आपको गलत बताना होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और
साथ के साथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो डैम्स हैं वो जो है दर्शाने लगे नेशन के डेवलपमेंट को, नेशन डेवलपमेंट। अब जितने अच्छे बांध होते हैं वो किसी देश के डेवलपमेंट, विकास को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? विकास को, और उसकी प्रोग्रेस को बताते हैं। यानी कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है वो किससे पता चलता है? कि कितने अच्छे डैम वहां पर हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा रिवर प्रोजेक्ट है उसका बड़ा ही महत्व बढ़ गया है। ठीक है, और जो रिवर प्रोजेक्ट हैं उनको देख करके आज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी नेशन कितना प्रोग्रेसिव है और कितना वो डेवलप है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि टोटल ऑल ओवर जो है इसका महत्व आज के दिन में बढ़ गया है। आगे देखिए, ये तो थी इसके बेनिफिट्स, यानी कि टोटल ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं ये तो इनके बेनिफिट्स थे। लेकिन बेनिफिट्स जहां होते हैं वहां कुछ लूजनेस भी होती है, कुछ लॉस भी होते हैं। ठीक है, हमने बेनिफिट तो देख लिए कि ये बेनिफिट थे इनके, ये सारे हमने जो बात की, टॉकिंग की इनके बारे में, ये तो सारे बेनिफिट थे। लेकिन आजकल जो है वेरिएड और रीजन के कारण, वेरिएड रीजन के कारण, वेरियस रीजन के कारण, वेरियस रीजन के कारण इनको अपोज किया जाता है। अपोज करने का मतलब है कि इनका विरोध किया जाता है। इनकी स्क्रूटनी के कारण और इनकी अपोजिशन के कारण बहुत सारे हैं जिसकी वजह से इनका विरोध किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके कारण इनका विरोध किया जाता है। तो कुछ रीजन्स हम देखेंगे, कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो है इनका विरोध किया जाता है। नंबर 1, ये क्या करते हैं? रिवर के नेचुरल फ्लो को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? नेचुरल फ्लो को। कैसे रोकते हैं? जब कोई रिवर है और उस पे बांध बना दिया जाता है तो उसका फ्लो तो रुकता ही है, सीधी सी बात है। तो नेचुरल फ्लो को ये क्या करते हैं? बैरिएड करते हैं, उसको रोकते हैं। इस वजह से इनका जो है विरोध करने का ये कारण बनता है। क्यों बनता है? आगे देखिए, जब ये बांध बनाए जाते हैं तो क्या होता है, इस रिवर में पता ही आपको, जब ऊपर से चलती है तो कुछ सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है अवसाद, यानी कि नदी के साथ बहुत सारी चीजें नीचे आती है। क्या होता है, जब ये रिवर प्रोजेक्ट बना दिए जाते हैं तो ये सेडिमेंट्स यहीं जमा होकर के रह जाते हैं और ये आसपास के एरिया में फैल नहीं पाते हैं। तो यहाँ की जो भूमि है उसमें फर्टिलाइजर्स की कमी हो जाती है, या फिर कह सकते हैं अवसादों की कमी हो जाती है, सेडिमेंट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? सेडिमेंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जब रिवर फ्लो करती है तो लगातार यहाँ पानी रुकने के बाद बार बार यहाँ टकराती है, तो यहाँ की जो भूमि है वो रोकियर हो जाती है। रोकियर का मतलब है चट्टानी हो जाती है। देखा होगा आपने कि कई बार नदी जो है या कोई भी पानी बार बार कहीं से बहता है तो वो नीचे से जमीन निकल आती है, पक्की जमीन, और जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो इस तरह इनकी जो जमीन है, जो डैम्स है, उनकी जमीन कैसी हो जाती है? रोकियर हो जाती है। ये भी एक कारण है। ठीक है, फिर क्या होता है? एडिक्वेट फंक्शनिंग नहीं हो पाती। एडिक्वेट फंक्शनिंग का मतलब है कि जो काम नदी को करने चाहिए या जिन कामों के लिए नदी प्रसिद्ध है वो काम वो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल फ्लो ब्लॉक हो गया है, उसके साथ जो अवसाद आते हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। तो सीधी सी बात है, उसके अंदर जो फंक्शनिंग होती है वो रुक जाती है। फिर अगला जो कारण है, देखिए, आसपास के यहाँ पर एक तो इस बांध में पानी भरने की वजह से यहाँ पानी भर जाता है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर सेडिमेंट भी जमा नहीं हो पाते। तो इसीलिए यहाँ पर जो सोइल होती है उसका भी डिग्रेडेशन होता है। सोइल, जो सोइल है उसका भी क्या हो जाता है? डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब है वो भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इनका विरोध होता है। और इसके अलावा जो सोइल है उसका डिकम्पोजिशन भी होता है। डिकम्पोजिशन मतलब सोइल की अपनी बनावट होती है, वो चट्टानों से बनती है, उसका रंग उस पर डिपेंड करता है, उसके गुण उस पर डिपेंड करते हैं। तो जो कंपोजिशन है उनका वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि रिवर प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो सारा पानी है वो रोक लिया जाता है एक बार, और अपनी मर्जी से पानी चलाया जाता है। देखिए कैसे, रिवर है, उस पर कोई प्रोजेक्ट बना दिया, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना पानी रहेगा ये आदमी तय करेगा, बाहर कितना निकालना है वो भी कौन तय करेगा? इंसान तय करेगा। क्यों? क्योंकि उसके गेट बना दिए जाते हैं, जरूरत होती है तब गेटों को बंद कर दिया जाता है, जरूरत होती है तब गेटों को खोल दिया जाता है। तो इस तरह जो नेचुरल फ्लो था वो तो नहीं रहा रिवर का, क्योंकि नेचुरल फ्लो अब किसके हाथ में आ गया? ह्यूमन के हाथ में आ गया, और वो अपनी मर्जी से इसका प्रयोग करेगा। तो कुछ और भी इन्वायरमेंटल इश्यू हैं
जिसकी वजह से इनका विरोध होता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब ये तो आप समझ गए होंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है, देखो ये सभी थे, ये भी इन्वायरमेंटल ही है। देखिए इनसे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हम नेचुरल फ्लो रोक देंगे तो सीधी सी बात है कि पर्यावरण को तो नुकसान होना ही है। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल इशू भी हमें देखने को मिलते हैं और उनके एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो, पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और दूसरा है टिहरी टिहरी आंदोलन। टिहरी टिहरी डैम आंदोलन है, टिहरी बांध है एक, और इस टिहरी डैम पर जो है आंदोलन चला था। क्या कारण है? क्योंकि यहां पर कुछ इन्वायरमेंटल इशू है, यानी भूमि का डिग्रेडेशन हो जाना, भूमि का आसपास खराब हो जाना, और साथ के साथ नेचुरल फ्लो रुक जाना, या फिर पेड़ों को काटा जाना, बहुत सारे नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंज आता है, इसलिए लोग इनको विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो वो एज ए मूवमेंट हमारे सामने आते हैं। जैसे कि 2 मूवमेंट मैंने बताए, नर्मदा बचाओ आंदोलन बताया, टिहरी डैम आंदोलन मैंने बताया, ठीक है। एक और रीजन है इनके विरोध का वो भी बहुत बड़ा रीजन है। क्या होता है, जब भी कोई रिवर पर डैम बनाया जाता है, जब भी रिवर पर कोई डैम बनाया जाता है तो क्या होता है, जो कम्युनिटीज यहां रहती हैं उनको डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। जो भी कम्युनिटीज यहां रहती हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि उनको वहां से उठा करके दूसरी जगह भेजा जाता है। कोई भी, देखिए बहुत सारी जनजातियां हैं ऐसी हैं जो कि किसी नदी के किनारे रहती हैं, और वहां पर अगर कोई डैम प्रोजेक्ट है तो डैम प्रोजेक्ट बनाना है तो उन रहने वाले लोगों को, आदिवासी लोगों को वहां से भेजना होगा, ठीक है। और जब उनको भेज देंगे तो सीधी सी बात है उनके आवास छिन जाते हैं, उनके घर छिन जाते हैं, और वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसलिए बहुत सारे जो आंदोलन है वो डिस्प्लेसमेंट आंदोलन के कारण जो है चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट लोकल कम्युनिटीज भी करती हैं और सामान्य लोग भी ऐसा करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात और भी है बड़ी, कि इनसे जो बेनिफिट होता है, जो हमारे बांध बनाए जाते हैं उनसे जो बेनिफिट्स होता है वो केवल बड़े फार्मर्स को, जिनकी बड़ी खेती है, या फिर कोई रिचर पर्सन जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, या फिर उन फिशरमैन को होता है जिनको मछलियां पकड़नी है। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी है, जो मजदूर कम्युनिटी है, उनको इससे कोई लाभ नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिच और पुअर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बड़ा करने का ये काम करते हैं। जो रिवर प्रोजेक्ट हैं उनको बड़ा करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जो मजदूर हैं उनको इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता, इनका बेनिफिट्स केवल किसको जाता है, बड़े व्यक्तियों को जाता है, रिचर्स को जाता है। अच्छा, इसी के कारण एक और भी काम होता है, चेंजिंग द क्रॉप सिस्टम, यानी कि फसल का जो सिस्टम है किसी भी देश में उसको चेंज करने का काम भी डैम्स करते हैं। क्योंकि जब बांध बना दिए जाते हैं तो अत्यधिक सिंचाई वाली खेती की जाने लगती है, वहां पर जो खेती नहीं हो सकती उस खेती को वहां पर किया जाएगा, पानी वाली को। और पानी जब ज्यादा बहेगा तो सीधी सी बात है कि वो भूमि को खराब कर देगा, सोइल को डिग्रेड कर देगा। तो बात आपको समझ में आई कि यहां पर बेनिफिट रिचर पर्सन को है, और साथ के साथ में जो क्रॉप सिस्टम है उसको भी चेंज करने में सहायक होता है कोई भी रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर विरोध भी किया। देखिए आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक गुजरात है, गुजरात में एक नदी है साबरमती, गुजरात में एक साबरमती नदी है, साबरमती रिवर। यहां के लोगों ने विरोध किया। क्यों किया, गुजरात के साबरमती के लोगों ने क्यों विरोध किया, तो उन लोगों ने सरकार पर ये आरोप लगाया कि जो साबरमती रिवर पर जो डैम बनाया जा रहा है उस डैम में से ज्यादा पानी अर्बन एरियाज को दिया जा रहा है, शहरी क्षेत्रों को दिया जा रहा है, कम पानी दिया जाता है हमें। तो इसलिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिसे साबरमती आंदोलन बोला जाता है। गुजरात में है साबरमती नदी, तो वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो इस तरह से कई बार अर्बन और रूरल एरिया के बीच में भी लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है ये। क्यों, क्योंकि कई बार हम आरोप लगाते हैं कि उनको पानी ज्यादा मिल रहा है, उनको पानी ज्यादा मिल रहा है। कई बार यहां तक कि ये केवल जो है साबरमती केवल रूरल और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़ाई का कारण नहीं है, बल्कि इंटरस्टेट भी झगड़े हो जाते हैं। इंटरस्टेट भी लड़ाइयां हो जाती हैं, किसके लिए, वाटर रिसोर्सेज या कोई भी रिवर प्रोजेक्ट के लिए। जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में झगड़ा चल रहा है
कौन सी नदी को या किसके लिए है वो आपको पता होगा, और नहीं पता तो मुझे बताना, ठीक है, ढूंढना कि किसके लिए हरियाणा और पंजाब में झगड़ा चल रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में भी एक नदी पर झगड़ा चल रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनके बीच में एक नदी फ्लो करती है, दोनों स्टेट में जाती है, तो आपस में दोनों की लड़ाई रहती है कि उसको इतना ज्यादा पानी मिल गया, उसको इतना कम मिल गया। इस वजह से दोनों की आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाती सही ढंग से। यहां तक कि मैं स्टेट टू स्टेट, यहां तो अर्बन रूरल को छोड़, इंटरस्टेट को छोड़, कंट्री टू कंट्री फाइट हो जाती है। जैसे सिंधु रिवर के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा था, आपको पता ही है, यू नो दैट बेटर, कि उनके बीच में झगड़ा हो गया था किस बात को लेकर के कि भाई सिंधु नदी का पानी कौन प्रयोग करेगा, उसकी 5 सहायक नदियों का पानी, उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी कौन प्रयोग करेगा। और फिर बाद में जाकर के जल समझौता हुआ, जो कि 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिए, टोटल ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये फेलियर है। फेलियर का मतलब है ये अपनी सक्सेस नहीं रहे अपने काम में। क्यों नहीं रहे, उसके पीछे 3 मुख्य रीजन है, ठीक है। वो 3 रीजन से ही ये फेलियर सिद्ध हो गए। देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि इसको बनाने के लिए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का क्या लक्ष्य है, तो मैंने एक लक्ष्य बताया था, उनमें से फ्लड कंट्रोल, यानी बाढ़ को कंट्रोल करना। लेकिन ये इसमें ही सक्सेस नहीं हुए। कब नहीं हुए? गुजरात और महाराष्ट्र में एक बाढ़ आई 2006 में, 2006 में गुजरात महाराष्ट्र में बाढ़ आई, तो वो एक डैम के कारण आई थी। भारी वर्षा हुई, डैम असफल रहा, उसके बांध के दीवार खोलनी पड़ी, गेट खोलने पड़े, और गेट खोलने के बाद जनता को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। तो सीधी सी बात है, जिस चीज के लिए हम चीज को बना रहे हैं वही चीज अगर हमारे प्रयोग में ना आए उस काम के लिए, तो फिर वो फेलियर है। तो बाढ़ कंट्रोल के लिए हमने ये बनाए थे, और बाढ़ कंट्रोल इसकी वजह से आई बाढ़, तो सीधी सी बात है कि ये इसमें सक्सेस नहीं रही। दूसरा, इसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, 3 नुकसान बताऊंगा जिनकी वजह से ये फेलियर है। दूसरा, सोइल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन होता है सोइल का, कई कारण है। सोइल डिग्रेडेशन का कारण क्या है? देखो, सोइल डिग्रेडेशन का कारण ये है कि जो भूमि है, जो भूमि उसमें या तो पानी भर जाता है, या फिर जो आसपास की भूमि है वो खुद बांध में यूज कर ली जाती है, या फिर जो सेडिमेंट्स आते हैं वो बांध द्वारा रोक लिए जाते हैं, आगे पीछे या साइड में वो सेडिमेंट्स नहीं फैल पाते। और जब तक सेडिमेंट्स वाली मिट्टी इधर उधर नहीं जाएगी तो फर्टिलाइजर कैसे बनेगी, वो फर्टाइल मिट्टी कैसे बनेगी। तो सीधी सी बात है, सोइल के डिग्रेडेशन में भी इसने अहम भूमिका निभाई है। थर्ड नंबर देखो, ये आपदाओं से बचने के लिए बनाए गए थे, लेकिन एक आपदा इनकी वजह से ही आती है, और वो है अर्थक्वेक। भूकंप आते हैं इनकी वजह से। क्यों? एक जगह पे बड़ी मात्रा में पानी का लार्ज वॉल्यूम में कहीं गिरना पृथ्वी के नीचे कंपन पैदा कर सकता है, और वो किसका कारण बनता है? अर्थक्वेक का। तो ये उसकी फेलियर को सिद्ध करते हैं। एक और भी कारण है, अगर हम देखें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कुछ जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, और जब नदी पर वो प्रवास करते हैं, प्रवास का मतलब है कि 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे। आपने गुज्जर बकरवाल पढ़े थे, 6 महीने सर्दियों में ऊपर और 6 महीने गर्मियों में नीचे, पहाड़ के नीचे, दोनों जगह उनका काम चलता था, आना जाना रहता था। तो ऐसे ही जीव होते हैं। जीव क्या करते हैं? पानी खत्म होने के बाद या पानी कम होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने का काम करते हैं। साथ में उनके अंडे देने के कारण या फिर उनका प्रजनन का एक क्षेत्र विशेष होता है, और जब बीच में बांध बना दिया जाता है तो वो पूर्णतः खुल करके वहां पहुंच नहीं पाते, इसलिए उनका प्रवास रुक जाता है, उनका माइग्रेशन रुक जाता है। और जब उनका माइग्रेशन रुक जाता है तो उनका प्रजनन भी रुक जाता है, और प्रजनन रुक जाता है तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ने से रुक जाती है। ये भी बड़ा नुकसान का कारण है, क्योंकि यहाँ पर फिर किसकी कमी हो जाती है? जीवों की कमी हो जाती है। जो पानी वाले जीव हैं उनको नुकसान होता है, प्लस में बांध बनाने के कारण जो सीज में रहने वाले जीव हैं उनको भोजन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि अवसाद तो रहते नहीं। जो चट्टानी जमीन नीचे निकल आती है, उस चट्टानी जमीन में वो खाएंगे क्या? तो सीधी सी बात है, उन्हें फूड की भी कमी हो जाती है। इस तरह से लगभग हम ये कहते हैं कि वो फेलियर रहे हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं रिवर प्रोजेक्ट के, लेकिन फिर भी वो ऑल ओवर अगर हम देखें तो वो फेलियर रहे हैं 3-4 बड़े रीजनों के कारण। इस लेसन में मल्टी रिवर प्रोजेक्ट है, मैं 10 से 15 रिवर प्रोजेक्ट आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, प्लस में जो डिब्बे में जितने भी बॉक्स में मेन पॉइंट्स दिए हैं उन पर भी मैं
एक वीडियो मैप्स पर और उन पर लेके आऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 लेसनों में 2-3 वीडियो में ये लेसन कवर हो जाएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। डैम्स के बारे में मैंने लगभग क्लियर करने की कोशिश की है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। अपने दोस्तों में ये शेयर करें और साथ में अपने घर पर सेफ और सुरक्षित बैठ करके आराम से पढ़ाई करें। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।